गो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। तो ये स्टूडेंट्स कहाँ जहाँ हमने कल छोड़ा था ना, हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे जो आपने होमवर्क के लिए करने थे, यही हमने सारा पढ़ा भी था। एक बार रिपीट कर देती हूँ तो फिर हम आगे आज का लेसन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स, ठीक है। दूसरा था व्हाट आर द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, दो नाम बताने थे आपको। तीसरा क्वेश्चन था डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। तो अभी जिसने नहीं किया है तो ऐसे बीच में लाइन खींच के एक तरफ नेट सोन एरिया लिखिएगा, दूसरी तरफ ग्रास क्रॉप्ड एरिया लिखिएगा। आपको मैंने फोर्थ क्वेश्चन दिया था डिफाइन ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सिर्फ डेफिनेशन देनी थी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की। फिफ्थ क्वेश्चन था हाईलाइट वेरियस फैक्टर्स विच आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नेट सोन एरिया। आपको बताया था ना वो 4 पॉइंट्स जो हैं, नेट सोन एरिया कैसे इंक्रीज हो सकता है जब टाइमली रेनफॉल हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा था नेम 4 वेज ऑफ अर्बन लैंड यूटिलाइजेशन। अर्बन लैंड मीन्स शहरों की जो लैंड है उसको किस किस रूप में यूज़ किया जाता है। आपको पता है एग्रीकल्चर के काम नहीं आती। आप जिसमें रहते हो घर है, यानी कि बिल्डिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। आप रोड पे ट्रेवल कर रहे हो तो रोड्स के लिए यूज़ हो रहा है। इस तरह से आपने 4 यूटिलाइजेशंस बतानी है, ठीक है। तो दिस वाज योर होमवर्क जो आज भी कंटिन्यू रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। तो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ द लैंड इज़ अफेक्टेड बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। यानी कि इंसान और जो नेचर की तरफ से फैक्टर्स हैं वो मिलकर जब लैंड को पूरी तरह से डिग्रेड कर देते हैं, तो बर्बाद कर देते हैं, उसको लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। एक तो आप लैंड डिग्रेडेशन आपको समझ आया होगा कि क्या है। उसके बाद बात आती है कि आज करंट स्टेटस ऑफ लैंड कंजर्वेशन क्या है, इस समय में हम लैंड को कैसे सेव कर रहे हैं या हमारी लैंड कैसी है। तो एट प्रेजेंट वी हैव 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। इतनी लैंड बर्बाद है। एंड 28% फॉरेस्ट ने की है, 56% वाटर इरोडेड है, 10% सलाइन एंड एल्कलाइन डिपॉजिट्स हैं और 6% जो है वो विंड इरोडेड एरिया है, यानी कि जो हवा से हुई है, ठीक है ना। तो सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, क्वारिंग एंड डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू लैंड डिग्रेडेशन। यानी कि लैंड की बर्बादी एक और वजह से भी हो रही है। वो वजह क्या है? जब इंसान क्या करता है, माइनिंग के लिए लैंड को यूज़ करता है, वहाँ से जब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करता है, या डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो पेड़ काटे गए हैं उससे भी लैंड डिग्रेड हो रही है। इन सारी वजहों से लैंड डिग्रेडेशन होती है। काजेज़ को एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। माइनिंग, क्वारिंग भी माइनिंग से ही रिलेटेड है, यानी कि ज़मीन को खोदकर उसमें से जब हम खनिज निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो वो क्वारिंग भी आ जाता है उसमें। ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ओवर ग्रेजिंग, फ्लडिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड सैलिनिटी, यानी कि जितनी भी खाद हम डाल रहे हैं या जानवर बहुत ज़्यादा जब घास को चर लेते हैं उससे भी लैंड डिग्रेडेशन होती है। बहुत ज़्यादा जब फ्लड्स आते हैं तो ऊपर वाली टॉप लेयर को अपने साथ ही बहा कर ले जाते हैं, तो उससे भी लैंड की डिग्रेडेशन होती है। जितने ज़्यादा आप जंगल काटोगे उतनी ज़्यादा लैंड जो है नंगी होगी, और जैसे उस पर बारिश होगी या हवा के बहाव से, विंड से भी वो बह जाएगी, पानी से वो बह जाएगी। और जब लैंड पे बहुत ज़्यादा सलाइन हो जाती है, वाइट जम जाता है, तो वो सैलिनिटी से भी लैंड ख़राब होती है। अब बात आती है कि मिनरल प्रोसेसिंग में कैसे लैंड ख़राब होती है। तो वो आप समझ सकते हो कि मिनरल प्रोसेसिंग में इंडस्ट्री जनरेट्स बहुत सारी डस्ट, ह्यूज काइंड ऑफ डस्ट। वो डस्ट ज़मीन पर जम जाती है और वो जमी हुई डस्ट जो है वो ज़मीन की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाती है। उस पर हम खेती बाड़ी नहीं कर सकते, उस पर हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, वो उसकी जो यूज़ है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि डस्ट की वजह से
वो हमारे काम की नहीं रहती। तो स्पेशली इसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, एक सीमेंट इंडस्ट्री है, दूसरी सोप इंडस्ट्री है। ये दो इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जब सीमेंट तैयार किया जाता है या सोप बनाया जाता है तो उससे बहुत धूल मिट्टी जमती है और आसपास में जम जाती है। अब हम एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, ये आप सामने मैप देख रहे हो, तो मैप में जो लैंड डिग्रेडेशन काज्ड बाय ओवरग्रेजिंग है, ये कहाँ कहाँ है इंडिया में। एक तो मध्य प्रदेश में, आपको एरो से सामने नज़र आ रहा है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, राजस्थान में है और महाराष्ट्र में है। ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर लैंड डिग्रेड हुई है, लेकिन वो डिग्रेडेशन किससे हुई है, वो हुई है ओवरग्रेजिंग से। ओवरग्रेजिंग मीन्स जानवरों ने ज़मीन को इतना ज़्यादा चर लिया कि ज़मीन जो है वो नंगी हो गई, बैरन हो गई, और जब भी बारिश आई, फ्लड्स आए या कोई और सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से वो लैंड जो है वो सूटेबल ही नहीं रही एग्रीकल्चर के ना अदर एक्टिविटीज़ के। तो नेचुरली जो ओवरग्रेजिंग के लिए लैंड यूज़ हो रही है तो दैट मीन्स वो तो पास्चर लैंड्स ही है ना। तो पर्टिकुलरली स्टेट्स याद रखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा, ठीक है, ये माइनिंग के लिए हैं। उसके बाद आ जाता है हमें इनको बचाना क्यों है, लैंड को कंजर्व क्यों करना है। एज वी इनहेरिटेड इट फ्राम आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमने अपने पूर्वजों से जैसे लैंड ली है, वी हैव टू पास टू नेक्स्ट जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी को हमें वैसी ही देनी है, रिसोर्सेज आगे पास ऑन करने हैं ना हमने। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स अबाउट फूड, शेल्टर, क्लोथिंग आर फुलफिल्ड फ्रॉम लैंड, क्योंकि हमारी सारी की सारी ज़रूरतें लैंड से पूरी होती हैं। तो वी नॉट ओनली डिग्रेडेड द लैंड बट आल्सो इंक्रीज द नेचर स्पीड टू डिग्रेड दिस लैंड, ठीक है। बात आती है हाउ टू टैकल इट, हम इसको कैसे बचाएंगे, किस किस तरीके से बचाएंगे। तो उसमें हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एंड कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय थॉर्नी बुशेस, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। ये सारी हैं, यानी कि आप पेड़ लगाइए, जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुई है वहाँ और पेड़ लगाइए, दोबारा से पेड़ लगाने या नई जगह पेड़ लगाना को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। ग्रेजिंग के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए, शेल्टर, हाँ, तो प्रॉपर मैनेजमेंट में क्या करना चाहिए कि ग्रेजिंग लैंड्स बनाने चाहिए, पास्चर लैंड्स बनाने चाहिए, और इस तरह से देयर शुड बी ए कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स में क्या है, जो खेत होते हैं ना, तो खेतों के साथ साथ ही पेड़ लगा दिए जाए प्रॉपर डिस्टेंसेस पर, ताकि जब भी कभी बड़ी तेज़ तूफ़ान आए तो वो जो पेड़ हैं वो मिट्टी को बहने से रोक सकें। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स में क्या है, जो रेत की पहाड़ियाँ हैं डेजर्ट एरियाज़ में, वहाँ पर जो कुछ कैक्टस टाइप, थॉर्नी बुशेस या जैसे कीकर के पेड़ है, इस तरह के पेड़ लगा दिए जाएं ताकि वो रेत को रोक सकें। उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड है, तो वेस्ट लैंड को भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो वेस्ट लैंड जो है वो बढ़े ना, बल्कि उसको कल्चरेबल बनाया जाए, उस पर खेती की जाए। माइनिंग भी कंट्रोल कंडीशंस में होनी चाहिए, और जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, जो वेस्टेज है इंडस्ट्रीज़ की, उसको भी सबसे ज़रूरी है कि डिस्पोज़ ऑफ इस तरह से किया जाए कि इंडस्ट्री के अंदर ही उसका ट्रीटमेंट हो, और उस ट्रीटमेंट से वाटर को, जो उसकी जितनी भी उसका जो डिस्चार्ज निकले, एफ्लुएंट्स निकले हैं, वो अंदर ही उनको मैनेज किया जाए, तब जाके फिर उस वाटर को डिस्चार्ज किया जाए ताकि वो पोल्यूशन ना फैले। तो वी कैन टैकल थ्रू एफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें करके हम लैंड डिग्रेडेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, इसी में से क्वेश्चंस में निकलेंगे, तो उससे अच्छे से समझिएगा। हैव ए नाइस डे, एंजॉय योर डे बच्चों।